जय हिंद आप सभी को। देखिएगा आपका जो एग्जाम है उसके लिए बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हूं, तो उसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, याद करना है। ठीक है, कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास सेशन कैसा लगा। अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत शानदार और पहली बार लगता है कि यार क्या बात है, मजा आ गया, तो जरूर कमेंट करके आपको जाना है। नए हैं तो आप जुड़ जाइएगा, आपके एग्जाम तक लगातार क्लासेस आ रही हैं और आपका जो प्रेम मिल रहा है उसके लिए रियली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी भाई बहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं और एक पूरा विश्वास आपका मेरे साथ में लगाव है, वो मुझे कमेंट के माध्यम से दिखाई देता है, समझ में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये जो प्रश्न है वो आपसे क्या कहना चाहता है। देखिएगा, भगवान महावीर ने मोक्ष कहां पर प्राप्त किया था? चार आपके पास में विकल्प है, सोनागिरी या पावापुरी या श्रवणबेलगोला या माउंट आबू। चार विकल्पों में से बताइएगा कि भगवान महावीर स्वामी जो थे उनको मोक्ष की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी। चलिए, अब आप एक चीज देख रहे होंगे चार विकल्प में से ये जो पावापुरी है, बिल्कुल पावापुरी जगह है, ये बिहार के अंदर है। आपको पता होगा बिहार के अंदर नालंदा एक जगह पड़ती है और नालंदा के अंदर ही एक जगह पड़ती है पावापुरी। पावापुरी, अगर पावापुरी आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो एक शब्द मिलेगा पावा, क्या इसका आधा कर दीजिएगा, या अगर कहीं पर भी पावा मिल जाए तो भी आप समझ सकते हैं। तो बिहार का एक जिला है नालंदा और नालंदा के अंदर ये जगह पड़ती है पावापुरी या फिर पावा कह दीजिएगा, जहां पर भगवान श्री महावीर जी ने मोक्ष की प्राप्त की थी। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा आप समझिएगा कि उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम दो जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। यानी कि आपको बताना इन चार विकल्पों में से वो कौन सा स्थान है जहां पर एक नहीं दो तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा वो कौन से नंबर के हैं वो आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इन चार विकल्पों में से वो कौन सी जगह है जहां पर दो तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। क्या दो तीर्थंकरों का जन्म हुआ था? आपको पता होगा कि जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर बोले तो भगवान। तो अब देखिएगा, जिनके जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था? ऋषभदेव। क्या नाम था? ऋषभदेव, जिन्हें आप आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। और जो चौथे तीर्थंकर थे अभिनंदन नाथ, वो भी जो है वो कौन से नंबर के थे? चौथे थे। 24वें तीर्थंकर के बारे में आपको पता होगा, भगवान महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। तो पहले और चौथे जो तीर्थंकर थे उनका जो जन्म हुआ था वो अयोध्या में हुआ था। कहां पर हुआ था? अयोध्या में हुआ था। तो याद रखिएगा कि अयोध्या, यूपी का जो अयोध्या है वो एक ऐसा पवित्र स्थान है कि भगवान श्री राम के लिए तो जाना ही जाता है। साथ ही साथ दो जो तीर्थंकर, दो और बड़े भगवान हैं, ऋषभदेव जी जिन्हें आप आदिनाथ के नाम से जानते हैं, और चौथे तीर्थंकर अभिनंदन नाथ थे, इन दोनों ही जो है इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। क्लियर है आपको? तो ये जो है वो अयोध्या आपका हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको लिख देता हूं फिर आप भूल जाएंगे। देखिएगा, आपको पता है टोटल जो है वो कितने तीर्थंकर हुए थे? कितने हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने हुए थे? 24 तीर्थंकर जो है वो हुए थे। इसमें अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट बोले तो आदि, शुरू को बोलते हैं आदि, ठीक है, तो उनको बोलते थे आदिनाथ। क्या बोलते थे? आदिनाथ। अच्छा, आदिनाथ की जगह ऐसा आपको दूसरा नाम मिल सकता है ऋषभदेव भी, तो बात एक ही है। क्या बात एक ही है? ठीक है, ऋषभदेव कौन से थे? ऋषभदेव का ही दूसरा नाम जो है क्या है? आदिनाथ। इसके ये फर्स्ट हो गए। अच्छा, फोर्थ की बात करते हैं, क्योंकि इन दोनों का जन्म कहां पर हुआ था? अयोध्या में हुआ था। कहां पर हुआ था? अयोध्या में। तो जो प्रश्न बोल रहा है उस तक तो पहुंचिएगा। तो फोर्थ जो चौथे में नंबर के थे वो कौन थे? अभिनंदन नाथ। कौन से थे? अभिनंदन नाथ। लिखिएगा, अभिनंदन नाथ। ठीक है, ये कौन से तीर्थंकर थे? ये चौथे तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर कौन थे बताओ? 24th वो कौन थे? वो थे भगवान महावीर स्वामी जी। कौन थे? भगवान महावीर स्वामी जो थे वो आपके 24वें तीर्थंकर थे। तो क्लियर है आपको? जो मैंने आपको बताया वो ये चीजें थी। अब देखिएगा, ये जो तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बौद्ध भगवान की जीवनी यानी कि बुद्ध चरित्र लिखी थी? तो बहुत सिंपल सा सवाल है कि बुद्ध चरित्र जो थी, जो भगवान बुद्ध जी की जीवनी के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर लिखी गई किताब थी, तो बुद्ध चरित्र जो वो किसने लिखी थी? बताइए जल्दी से। अश्वघोष, वासुमित्र, नागा अर्जुन या चरक? बताओ जल्दी से बताइएगा कि बौद्ध चरित्र जो है, बुद्ध चरित्र वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी। किनके द्वारा? अश्वघोष के द्वारा जो है ये जो जीवनी है वो लिखी थी। अच्छा, एक और चीज समझिएगा, राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे, कौन थे? अश्वघोष। तो इनको आप याद रखिए, अश्वघोष कौन थे?
राजा कनिष्क, क्या है कनिष्क, ठीक है, कनिष्क के दरबारी कवि थे, कनिष्क के कौन थे, दरबारी कवि थे, ठीक है भैया। इस चीज को आप फैक्ट को याद रखिएगा। देखिएगा पहले सवाल को देखिएगा कि कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति का भी आयोजन किया था। तो बहुत सीधी सी बात है कि ऊपर की बात तो वो लिखी गई है जो आपको याद है, क्या ऊपर की बात वो है जो आपको याद है, लेकिन मेन पॉइंट आपने कहां से पकड़ लिया, यहां से कि चतुर्थ बौद्ध संगति का भी आयोजन जो है किसने किया था। सीधी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि चतुर्थ बौद्ध संगति तक पहुंचे, उससे पहले 3 बौद्ध संगतियां भी हुई होंगी, उसके बाद चौथी थी, तो चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसने किया था वो आपसे पूछा है। तो बताओ वो किसने किया था, कनिष्क ने किया था। किसने किया था, कनिष्क ने। और देखो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो कनिष्क थे उनके दरबारी कवि कौन थे, अश्वघोष। तो चौथी बौद्ध संगति का जो आयोजन किया था वो किसने किया था, कनिष्क ने। अब यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि भैया बाकी जो चारों बौद्ध संगति है उनके बारे में आपको रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा या आप स्पीड बढ़ा करके भी आप सुन सकते हैं अगर आपने याद किया हुआ है तो जल्दी जल्दी आप जो है वो लिख दीजिएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा। लिखिएगा प्रथम बौद्ध संगति, क्या लिखिएगा, प्रथम बौद्ध संगति। अब इसके बारे में क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है वो आप देखिएगा, जो भी सवाल पूछे गए थे वही आपको बता रहा हूं। देखिएगा पहले ये पूछता है कि इसका ईसा पूर्व कितना था, प्रथम बौद्ध संगति किस ईसा पूर्व में हुई थी, तो 483, कितना लिखेगा 483 ईसा पूर्व, क्या 483 ईसा पूर्व, ठीक है। अच्छा आप पूछेगा किसके शासन काल में पहली बौद्ध संगति हुई थी, तो शासन काल लिख लीजिएगा, क्या शासन काल लिख लीजिएगा, शासन काल। या आपसे किस राजा का ही तो शासन काल होता है, तो किस राजा के टाइम पर पहली बौद्ध संगति हुई थी, अजातशत्रु। कौन थे, अजातशत्रु। लिखिएगा आराम से याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है, अजातशत्रु। अच्छा ये बताइएगा यहां से एक सवाल बन सकता है, बताता हूं। अजातशत्रु जो थे वो किस वंश के थे, हर्यक वंश के थे। किसके थे, हर्यक वंश। किससे, हर्यक वंश, ठीक है। इनको आप लिख दीजिए, बता ही रहे तो फिर कोई भी सवाल आपसे छूटना नहीं चाहिए। अच्छा बताओ प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, वो थे महाकश्यप। अध्यक्षता अगर पूछ ली जाए, क्या अध्यक्षता अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो कौन थे, महाकश्यप। कौन थे, महाकश्यप थे, जिन्होंने इस पहली बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। मतलब आप समझिएगा जैसे ये तो राजा थे, उनका शासनकाल चल रहा था अजातशत्रु का। अब कहीं पर कोई कमेटी अगर बन रही है, ठीक है, भगवान के विचारों को आगे तक पहुंचा रहा, तो मेन एक जिम्मेदार होता है कि नहीं होता, तो वही अध्यक्षता बोले तो हेड महाकश्यप थे। अच्छा ये किस जगह पर हुई थी, अगर स्थान आपसे पूछ लिया जाए, पहली बौद्ध संगति का स्थान आपसे पूछ लिया जाए तो वो थी राजगृह। कहां पर हुई थी, राजगृह, ठीक है भैया। इसको आप इतना तो आपको याद होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी करिएगा चलेगा। दूसरी बौद्ध संगति लिख लीजिएगा, ये भी बहुत जरूरी है। दूसरी बौद्ध संगति लिखिएगा, दूसरी बौद्ध संगति, ठीक है। अपनी बौद्ध संगति कितना ईसा पूर्व थी, 383 ईसा पूर्व। कितनी, 380। ये पूछा जाता है इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं। अच्छा कौन सा राजा था जब दूसरी बौद्ध संगति चल रही थी, तो वो थे कालाशोक। मैं लिख देता हूं राजा की जगह आप शासनकाल भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी वर्ड आ जाए, राजा या शासनकाल। तो बताओ दूसरी बौद्ध संगति का शासनकाल कौन राजा थे उस टाइम पे, वो थे कालाशोक। कौन से थे, कालाशोक, ठीक है भैया, कालाशोक थे। अच्छा पूछा जाएगा कालाशोक, अब इतना ही सवाल पूछ लिया, दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल पर हुई थी, कालाशोक किस वंश से संबंध रखते थे, अब रायता फैल गया, तो वो थे शिशुनाग वंश। किससे, शिशुनाग वंश। लिख लीजिएगा शिशुनाग वंश। किससे भाई, शिशुनाग वंश से संबंध था कालाशोक का। अच्छा पूछा जाएगा इसका अध्यक्षता कौन थी, सरपंच कौन बना था, तो वो थे सबाकामी। कौन थे, सबाकामी, ठीक लिख लीजिएगा। सबाकामी जो थे वो कौन थे, वो थे अध्यक्ष। कौन थे भाई, वो थे अध्यक्ष। अच्छा जगह अगर स्थान पूछ ले जाए कि दूसरी बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई थी, तो ये हुई थी वैशाली। वैशाली जगह पड़ती है बिहार के अंदर, ठीक है। ये कहां पर हुई थी दूसरी बौद्ध संगति, वैशाली में हुई थी। क्लियर है भैया। चलो अब मैं आपको तीसरी लिखा देता हूं, लिख लीजिएगा तीसरी, ठीक है, तीसरी या तृतीय, तीसरी बौद्ध संगति, बौद्ध
संगति। ठीक है, जो है वो कितने ईसा पूर्व थी? 250 ईसा पूर्व। ठीक है, 250 ईसा पूर्व। अच्छा, अब आपसे पूछा जाएगा किस राजा के टाइम पर ये जो है तीसरी बौद्ध संगति हुई थी? तो लिखिएगा, अगर राजा या शासनकाल तो वो थे अशोक। कौन थे? अशोक। जो राजा अशोक थे उनके समय पर तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो ये थे मौर्य वंश से। किससे साथी? ये थे मौर्य वंश से। किससे? ये मौर्य वंश से। अगर आपसे पूछ ले जाए कि सरपंच कौन था, अध्यक्षता किसने की थी? तो वो थे मोगली पुत्र। कौन थे? अगर आपसे पूछा है तो वो थे मोगली पुत्र। लिख लीजिएगा, मोगली पुत्र, ऐसे यही नाम आता है मोगली पुत्र। वैसे इनका पूरा नाम होता है मोगली पुत्र तिस्सा। मोगली पुत्र तिस्सा। ये जो थे वो कौन थे? ये अध्यक्ष थे। कौन थे मेरे साथी? ये आपके अध्यक्ष थे। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि किस स्थान पर हुई थी, तो ये पाटलिपुत्र। स्थान आपसे पूछा जाए तो कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है किसी को? पाटलिपुत्र ये बिहार के अंदर पड़ता है। अब आपसे पूछा जाएगा चौथी बौद्ध संगति। कौन सी? चौथी बौद्ध संगति। लिखिए फटाफट याद करेगा। सबसे पहला सवाल, चौथी बौद्ध संगति कितना ईसा पूर्व थी? तो ये थी 72 ईसा पूर्व। ठीक है, 72 ईसा पूर्व। अगर आपसे पूछा है किस स्थान पर चौथी बौद्ध संगति हुई थी, तो स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो कहां हुई थी? बताओ जल्दी से। कुंडलवन। क्या? कुंडलवन। ये कश्मीर के अंदर स्थान पड़ता है, कुंडलवन कश्मीर। क्लियर है? पूछा जाएगा इसके हेड कौन थे, सरपंच कौन बने थे जिन्होंने करवाई थी? अध्यक्षता पूछी जाए। क्या? अध्यक्षता अगर आपसे पूछ ली जाए तो दो मेन थे, एक इसके अध्यक्ष थे, एक इसके उपाध्यक्ष थे। वासुमित्र। अगर अध्यक्षता यानी अध्यक्ष पूछा जाए तो लिखिएगा वासुमित्र। ठीक है, कैसे लिखते हैं? वासुमित्र। वासुमित्र जो थे वो अध्यक्ष थे इसमें। कौन थे? वासुमित्र जो थे वो आपके अध्यक्ष थे। वासुमित्र और अश्वघोष। वासुमित्र और अश्वघोष। अश्वघोष कौन थे? ये उपाध्यक्ष थे। कौन थे? उपाध्यक्ष थे। ठीक है भैया, चलो इतना आपको याद रहेगा, बाकी फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आगे चले। तो चलिए यहां पर मैं आपको बताते चलता हूं कि टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए बहुत अच्छी सेल जो वो स्टार्ट की है। और टेक्स्ट बुक की जो सेल है इसका नाम आपको देख रहे हैं पावर प्ले सेल है। ये जो सेल है वो 28 से स्टार्ट होगी 31 तक, मतलब आज से, और 31 मार्च तक ये सेल चलेगी। आपका एग्जाम किसी का भी हो, मॉक टेस्ट लगाइए, दबा के लगाइए, अनगिनत लगाइए, रीअटेम्प्ट करिए। ऑल ओवर इंडिया में आप मॉक टेस्ट में जितने भी विद्यार्थी उस अगर रियल टाइम में अगर आप दे रहे हैं तो फिर आपको अपनी पोजीशन का भी पता चल जाएगा। किस सब्जेक्ट में आपकी क्या कमजोरी है, कौन से क्वेश्चंस आप नहीं कर पाए, उनका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, सटीक जानकारी क्या होगी, आपकी स्कोर क्या है, वो सारी जानकारी यहाँ आप टेक्स्ट बुक का कोई भी मॉक टेस्ट लगाएंगे उसमें आपको मिलती है। तो टेक्स्ट बुक दो ऑफर देता है, एक साल के लिए एक तो पास प्रो देता है और एक पास प्रो मैक्स देता है। पास प्रो देखिएगा ये आपको एक साल के लिए 307 रुपए का मिल जाता है, और पास प्रो मैक्स लेते हैं तो ये आपको 351 में आप 351 में मिलता है। 12% और सस्ता करने के लिए, तो 12% डिस्काउंट करने के लिए आपको RCU कूपन कोड अप्लाई करना पड़ता है। कौन सा? RCU। ये आपको और सस्ता आपको मिल जाता है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए आराम से इसे बाय करिए और एक साल तक आप अनलिमिटेड आप ट्राई करिए। अनलिमिटेड जो है मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, किसी भी एग्जाम का, रेलवे का हो, SSC का हो, पुलिस का हो, होमगार्ड का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, आप आराम से यहाँ पर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पांचवा क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है कि गांधी जयंती के उत्सव को चिन्हित करने के लिए इन 4 विकल्पों में से किसने इसे अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है? बताओ जल्दी से। बहुत सिंपल है, गांधी जयंती को उत्सव के रूप में मनाने के लिए इन 4 विकल्पों में से वो कौन है जो इसे अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है? समझ में आ गया? 4 विकल्प आप देख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स देश, या फिर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, या फिर ग्रुप ऑफ 20 यानी G20। बताओ जल्दी से वो कौन मनाता है? तो देखिएगा वो है संयुक्त राष्ट्र। कौन है? संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जो होता है वो गांधी जयंती को उत्सव को चिन्हित करने के लिए इसे जो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। देखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जयंती के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। कब बताओ? 2 अक्टूबर को।
अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो प्रस्ताव पास हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में गांधी जयंती को सेलिब्रेट करेगा, तो इसका प्रस्ताव जो था ये कब पास हुआ था, ये सवाल बना था। ठीक है, तो लिख लीजिएगा 2007 में ये जो प्रस्ताव था कि भाई अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में गांधी जयंती को सेलिब्रेट करेगा संयुक्त राष्ट्र, तो ये जो प्रस्ताव था वो 2007 में ये जो प्रस्ताव था वो पास हुआ था। ठीक है, में पास हुआ था। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, अगर आपसे इस जैसे कुछ चीजें इसमें दे रखी हैं, अगर आपसे पूछ जाए जैसे ब्रिक्स देश यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इसका आंसर तो ये हो जाएगा ब्रिक्स देश जो लिखा हुआ है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ब्रिक्स देश की जो पहली बैठक थी बताओ वो कब हुई थी, ये सवाल पूछा है। इसकी जो पहली बैठक है, क्या इसकी जो पहली बैठक है बताओ, जैसे ब्रिक्स की BRICS, ठीक है, BRICS, ब्रिक्स की पहली बैठक जो है ये कब हुई थी बताओ, जैसे ये हुई थी सन 2009 के अंदर। अच्छा, बाकी ये बचा हुआ दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसको जो हम बोलते हैं इसे बोलते हैं सार्क। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सार्क। ठीक है, तो इसके बारे में कौन कौन सी चीजें जो आपको याद होना चाहिए। पहली बात, सार्क को हिंदी में फुल फॉर्म क्या होता है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सीधी बात है कि एशिया का जो दक्षिण जो हिस्सा है उस क्षेत्र के अंदर सहयोग ये जो है वो देता है। पूछा जाएगा कि इसका वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, तो यहीं पर पूछा जाएगा। दो सवाल हैं और जो दोनों ही सवाल आपको कंफ्यूज करेंगे। देखिएगा, अगर आपको हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो ये है आपका काठमांडू में। कहां पर है भाई, काठमांडू कहां पर है, नेपाल में है। ठीक है, तो अगर आपको हेडक्वार्टर पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, काठमांडू नेपाल हो जाएगा। क्लियर। अगर आप से सार्क की स्थापना अगर आपसे पूछ ली जाए कि बताइएगा इसकी स्थापना जो है ये कब होती है, तो आप क्या जवाब देंगे, सारे जितने भी संगठन है उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। 8 दिसंबर 1985 में। कब लिखिएगा, 8 दिसंबर 1985। क्या 8 दिसंबर 1985 के अंदर इसकी जो है स्थापना होती है। अच्छा, जब स्थापना हुई थी ये कहां पर हुई थी स्थापना, बताओ जल्दी से। इसकी स्थापना जो हुई थी ये कहां पर हुई थी पता है, ये आपके बांग्लादेश में हुई थी, ढाका। क्या बांग्लादेश में, ढाका है ना, तो बांग्लादेश में, क्या बांग्लादेश में, बांग्लादेश। ठीक है भैया, कोई शब्द गलत लिखा हो तो देख लीजिएगा। बांग्लादेश में जो है इसकी स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 के अंदर। क्लियर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सार्क के अंदर वर्तमान में कितने देश हैं, तो बताओ जल्दी से, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं। ठीक है, अच्छा बताओ मुझे जल्दी से, क्या वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं, ये मैं आपसे पूछता हूं। सार्क में वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं वो आपको बताना है। क्लियर है। अच्छा जी, इसके बाद में G20 के बारे में, जैसे ग्रुप ऑफ 20 बोलते हैं, तो G20 के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, बस इतना लिख लीजिएगा। डीपली तो बहुत ज्यादा हो, जैसे स्थापना पूछे तो 26 सितंबर 1999 के अंदर। कब, 26 सितंबर 1999। ठीक है, 26 सितंबर 1999 के अंदर ग्रुप ऑफ 20 यानी कि बोले तो G20 की जो स्थापना है वो इधर होती है। क्लियर। 6वें नंबर का जो सवाल है कि भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है। 4 विकल्प हैं, इलाहाबाद या मदुरै या पटना या फिर कोच्चि। बताओ जल्दी से, पूर्व का एथेंस किस शहर को बोला जाता है, तो पूर्व का जो एथेंस है वो तमिलनाडु का है, मदुरै। क्या, तब ये जो है मदुरै ना, इसको पूर्व का एथेंस बोलते हैं, और ये कहां पर है, ये आपके तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है भैया। अच्छा, ये बताइएगा जो मदुरै जो शहर है ये किस नदी के तट पर है, बताओ जल्दी से। ये वैगई नदी के किनारे पर है। कहां पर है, अगर मैं आपसे पूछ लूं ये किस नदी के किनारे पर है, तो ये वैगई नदी के किनारे पर। किस पे, वैगई नदी के किनारे पर है। ठीक है भैया, इस चीज को याद रखिएगा, किनारे पर है, इस चीज को आप हल्का हल्का याद रखिएगा। चीज समझिएगा, ये सवाल क्या बोल रहा है कि भारत की सबसे लंबी निरंतर दीवार जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, बताओ विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है, पता है, चीन की है, वो है कि नहीं है, चीन की तो है सबसे लंबी दीवार, लेकिन भारत के अंदर विश्व की दूसरी सबसे लंबी जो है वो दीवार है। तो मेरा सवाल ये है कि जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार कहो या भारत की सबसे लंबी दीवार कहो, ये जो है वो किस किले के अंदर है, क्या, या ये जो है वो किसी किले की दीवार है, तो किस किले के अंदर है, बताओ जल्दी से। कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ या कांगड़ा,
तो बताओ जल्दी से, विश्व की या भारत की सबसे लंबी अगर मैं आपसे पूछता हूं कि दीवार किस किले में है, तो ये कुंभलगढ़ में। कहां पर है मेरे भाई? कुंभलगढ़ का जो किला है उसके अंदर। कुंभलगढ़ का किला कहां पर है ये पता है? ये राजस्थान का है। कहां पर है? राजस्थान का है। तो राजस्थान का जो कुंभलगढ़ किला है इसके अंदर भारत की सबसे लंबी दीवार है, और दूसरे शब्दों में कहें तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। सवाल देख लीजिएगा कि दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन या फिर विंबलडन। तो सबसे पुराना जो टेनिस का टूर्नामेंट है वो जो है वो बताओ जल्दी से, वो कौन सा है? बताओ जल्दी से। आपको पता है वो विंबलडन जो है ये टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। क्या? सबसे पुराना टूर्नामेंट है। अच्छा, ये जो टूर्नामेंट है विंबलडन सबसे पुराना है, तो आखिर आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुआत जब ये चालू हुआ था खेलना, पहली बार खेला गया, शुरुआत हुई कब हुई थी? तो ये 1877 में हुई थी। क्या? 1877 में पहली बार। ठीक है, विश्व का सबसे पुराना जो टूर्नामेंट है विंबलडन, उसकी जो है वो क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ठीक है, शुरुआत हुई थी। तो ये चीजों को आप थोड़ा सा शुरुआत बोलते हैं कि बात बोलते हैं पता नहीं है, तो वो आप लिख लीजिए शुरुआत। ठीक है। अच्छा जी, बाकी जैसे फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, इन सब के बारे में अगर आपसे मैं थोड़ी जानकारी कर लूं तो वो आप ध्यान रखिएगा, कभी अगर आपसे पूछा जाए, वैसे पूछा नहीं जाएगा, क्या पूछा नहीं जाएगा, बट थोड़ा सा अगर डीपली देखो, जैसे यूएस ओपन है, जैसे अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे पुराना तो बता दिया मैंने, बताइए इसकी स्टार्टिंग कब से हुई? 1877 से ये खेलना स्टार्ट हुआ था। अगर आपसे यूएस ओपन के बारे में पूछा जाए तो यूएस ओपन जो चालू होता है 1881 से स्टार्ट होता है। किससे? 1881 से होता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात कर लूं तो ये आपका 1905 से होता है। किससे? 1905 से जो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है ये जो गेम है ये स्टार्ट होता है। फ्रेंच ओपन ये आपका 1891 से स्टार्ट होता है। कब से? 1891 से जो फ्रेंच ओपन है ये आपका स्टार्ट होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? बस इतना ही, बाकी डेट आपसे पूछी नहीं जाएगी। अब आप देखिएगा, ये बहुत 9वां सवाल देखिएगा, किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है? यानी एक खिलाड़ी, उसका दूसरा नाम है हरियाणा हरिकेन। किसको बोलते हैं बताओ जल्दी से? कपिल देव, मिल्खा सिंह, मेजर ध्यानचंद या रोहित शर्मा? तो देखो, हरियाणा हरिकेन बोलते हैं मिल्खा देव को। किसको बोलते हैं मेरे भाई? मिल्खा देव को बोलते हैं। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। कपिल देव को जो हरियाणा हरिकेन बोलते हैं। अच्छा, मेजर ध्यानचंद, क्या मेजर ध्यानचंद का दूसरा नाम हॉकी के जादूगर? क्या मेजर ध्यानचंद का दूसरा नाम हॉकी के जादूगर भी इनका दूसरा नाम है। ठीक है, हॉकी के जादूगर जो पूछा जाए तो वो आपको किसको बताना है? मेजर ध्यानचंद को। रोहित शर्मा को हिटमैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिटमैन, एकदम हिट मारते हैं, छक्का छक्का। इसके बाद में मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह तो पता है, जैसे इन मिल्खा सिंह का नाम आता है एकदम उड़ने का मन करता है। क्या? फ्लाइंग सिख, क्या बोलते हैं इन्हें? ठीक है, फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, फ्लाइंग सिख किसे बोलते हैं? उड़ने वाले एकदम सिख हैं, वो नहीं है, तो एकदम सिख जो उड़ते हैं, तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख बोलते हैं। अच्छा, जैसे यहीं पर बताता हूं, जैसे रोहित शर्मा को क्या बताया था? हिटमैन। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर। हरियाणा हरिकेन कपिल देव को। अच्छा, द बॉल, क्या इंडिया में कौन है जिसे द बॉल बोलते हैं? क्या? द बॉल, द बॉल एकदम दी वाला भाई साहब, खड़ा हो गया तो हटेगा नहीं। द बॉल किसे बोलते हैं पता है? ये आपका द्रविड़ है, राहुल द्रविड़ जो है उनको द बॉल बोला जाता है। आगे देखा, अगला सवाल 10वें नंबर का, कि भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंटों की सलामी कौन लेता है? बताओ जल्दी से, बताओ। 26 जनवरी आपने देखी है? 26 जनवरी देखी नहीं देखी है? बताओ। 26 जनवरी देखिए, तो वहां पर आपने देखा होगा और सभी जितने भी एकदम परेड निकलती है। क्या परेड निकलती है? तीनों सेनाओं की परेड निकलती है, एनसीसी की भी परेड निकलती है। तो उन सब की जो सलामी लेने का काम करते हैं वो कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। कौन? भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो सलामी लेने का काम करते हैं। क्लियर है? अच्छा, इनके बारे में चीजें थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। देखो, भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनको भारत के प्रथम नागरिक बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मैं आपको यहां लिख दूं, अगर आपको दिक्कत ना हो थोड़ा सा मैं आपका रिवीजन करवा देता हूं। देखो, भारत के अगर प्रथम नागरिक पूछा जाए, ठीक है, भारत के प्रथम नागरिक अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन होते हैं? वो आपके राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं मेरे साथी? वो आपके राष्ट्रपति होते हैं। बाकी सब इनसे छोटे हैं। क्या? बाकी सब इनसे जो है वो छोटे हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के जो महान्यायवादी हैं वो किस अनुच्छेद के अंदर है, बताओ इनसे। आर्टिकल 76। क्या आर्टिकल 76 क्या कहता है पता है? महान्यायवादी। क्या? भारत का जो महान्यायवादी है, महान्यायवादी,
ठीक है, महान न्यायवादी, इस आर्टिकल को, अनुच्छेद को आप याद कर लीजिएगा कि महान न्यायवादी की जो परिभाषा है वो आर्टिकल 76 के अंदर वर्णित है। अगर आपसे कैग पूछ ले जाए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर, सॉरी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, तो कैग के बारे में पूछी जाए तो कैग जो है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148। क्या? अनुच्छेद 148 में कि भारत के संविधान का वो कौन सा भाग है जिसके अंदर आपातकाल का वर्णन है? बताओ जल्दी से। तो भाग 18, क्या भाग जो 18 है ये किसके बारे में बताता है? आपातकाल का जो विवरण, बाकी और भी चीजें हैं लेकिन आपातकाल का जो विवरण है वो संविधान के किस भाग में है? भाग 18 में है। क्लियर है भैया? अच्छा ये बताइएगा, आपातकाल आपने देखा है 3 तरह के, जैसे आपने देखा होगा 52, 56, 60, क्या आर्टिकल 52, 56, 60 के बारे में आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल 352, आर्टिकल 52, 56, ठीक है, और 60, ये जो तीनों है ना ये एकदम जो बहुत डेंजर वाली चीज है। तो आर्टिकल 352 क्या कहता है कि भारत के अंदर अगर राष्ट्रीय आपातकाल, बाहर से अगर हमारे देश में अगर कोई दिक्कत आ जाए तो उसे बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल का विवरण जो है ये बताइएगा किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 356 क्या कहता है? राष्ट्रपति शासन। क्या बोलता है? राष्ट्रपति शासन, ठीक है। राष्ट्रपति शासन जो लगेगा, राष्ट्रपति शासन, ये किस अनुच्छेद के तहत लगता है? आर्टिकल 356। आर्टिकल 360 ये वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है। लिखते जाइएगा, आपके अंदर बस हिम्मत होनी चाहिए पढ़ने की। बाकी जरा मैं आपसे वो जानना चाहता हूं, बताओ जल्दी से, आर्टिकल 123 जो है, क्या आर्टिकल 123 जो है वो क्या कहता है? बताओ जल्दी से, आर्टिकल 123 क्या कहता है? पता है आपको? देखो, संसद के अवकाश के दौरान, यानी संसद में अगर अवकाश चल रहा है तो संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है वो किसके पास में होती है? राष्ट्रपति के पास में होती है। तो वो किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 123 में है। क्लियर है भैया? चलो इतना ही बहुत है, अब इसको हम लिखते नहीं है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल बहुत अच्छा है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्नलिखित में से किसे सौंप देता है? बताइएगा, लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं अगर वो अपना इस्तीफा देना चाहें तो वो किसको देंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष को, या प्रधानमंत्री को, या राष्ट्रपति, या उपराष्ट्रपति? सीधी बात है, वो अपने जूनियर को देंगे। जूनियर कौन होता है? अध्यक्ष का उपाध्यक्ष होता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष देंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष को। क्लियर है भैया? राष्ट्रपति देंगे उपराष्ट्रपति को, अपना सीनियर जूनियर को ही तो देगा। अच्छा, एक और चीज देखिएगा, आर्टिकल 93 क्या कहता है? आर्टिकल 93 ये कहता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 93 जो होता है, मैं ये लिख देता हूं, इसी से सम्मत है, ठीक है। तो आर्टिकल 93 क्या, आर्टिकल 93 क्या कहता है कि संसद के अंदर, क्या संसद के अंदर, संसद का एक हिस्सा है लोकसभा, तो लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा, ठीक है। लोकसभा में लिख लीजिएगा, चलो लिख देता हूं, लोकसभा में, ठीक है, एक क्या होगा? अध्यक्ष होगा, ठीक है, और एक क्या होगा? एक उपाध्यक्ष होगा। ये क्या होता है? आर्टिकल 93 बोलता है। 12 कि भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? सिंपल सवाल है, लेकिन देखिएगा, आपको पता है कि आपका अगर यूपी होमगार्ड का पेपर है तो यूपी होमगार्ड का पेपर हो या कांस्टेबल का हो, यूपी होमगार्ड में तो 100 क्वेश्चन पूरे जीके के आएंगे, ठीक है। बाकी यूपी पुलिस कांस्टेबल में तो गिने चुने सवाल आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, 20 से 25। तो ऐसी स्थिति में आपके ज्यादा जो पॉसिबिलिटी होगी सिली मिस्टेक्स की वो होमगार्ड के अंदर होगी। 100 क्वेश्चंस हैं, क्या 100 क्वेश्चंस हैं, सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होंगी, तो उनको ध्यान से पढ़ेंगे तब सिली मिस्टेक्स को आप जो है वो थोड़ा सा कवर कर सकते हैं। तो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, कृष्णकांत या एस राधाकृष्णन? तो बताइए जल्दी से, वो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। वो कौन थे? भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। अच्छा, इनका कार्यकाल आज से पूछा जाए तो वो 1962 से 1967 तक कौन थे? उपराष्ट्रपति रहे थे। कब? 1962 से 1967 तक ये कौन थे? भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति रहे थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। अच्छा, एक चीज देखिएगा इन्हीं के बारे में, क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में, ये बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बता दिया कि भारत के दूसरे जो उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इनका सेवा काल 1962 से 1967 तक रहा था। एक सवाल ये भी होता है कि तीसरे राष्ट्रपति के बारे में अगर आप पूछा जाए तो वो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे तीसरे राष्ट्रपति। क्या लिखिएगा, क्या तीसरे राष्ट्रपति के बारे में पूछे जाए
भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे। इनका सेवा काल आपसे पूछे लिया जाए तो 67 से 69 तक जो है रहे थे। ठीक है, 67 से 69, ये कौन सा 19, ठीक है, इतना जो है ये इनका सेवा काल था। अच्छा, एक और चीज समझिएगा, 90, ये जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ये 1969 में पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है इनकी। तो सवाल बन जाता है कि भारत के वो पहले कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। ठीक है, 1969 में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है, क्योंकि तीसरे राष्ट्रपति थे ना 1967 से 1969 तक। अब इस पॉइंट पर आकर के इनकी मृत्यु हो जाती है। तो सवाल बन गया कि भारत के पहले राष्ट्रपति जिनका मृत्यु जो होता है उनके शासनकाल में हो जाती है, पद पर रहते हो जाती है, तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। 1963 के अंदर इनको भारत रत्न मिला था। इनके बारे में पूछा जाए तो 1963 के अंदर क्या मिला था इनको? भारत रत्न मिला था। क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। 69 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु से पहले 63 को इनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? क्या आपसे अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि भारत के जो फर्स्ट जो उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो ये सवाल गलत नहीं होगा। भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली, लिखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्लियर है? इनका समय काल बोले तो कार्यकाल, सेवा काल, ये कब तक रहे थे? 1952 से 1962 तक। ठीक है, इनका सेवा लिख लीजिएगा, 1952 से 1962 तक जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहे थे। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इतनी सारी चीजों का हमने बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन किया। मजा आया होगा? बिल्कुल मजा आया होगा। अच्छे से जब कोई चीजें हम दिल से पढ़ते हैं और हमारा इंटेंशन ये होता है कि 100% हमको जो है अच्छा स्कोर करना है, 100% सारी चीज़ों को जो हमको याद करना है, लर्न करना है। ये छोटी चीज़ें हैं, आपको लग रहा होगा बड़ी चीज़ें, नहीं, ये छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, पहली बार कूदे हो तो लगेगा कि जो पहली बार दिख रहा है बाप रे बाप यही है, नहीं, थोड़ा सा समय बिताएंगे आप, जब एग्जाम्स वगैरह देते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो फिर आपको लगेगा यार ये तो बहुत बेसिक है। तो खैर कोई बात नहीं, शुरुआत जो विद्यार्थी करता है उसके लिए बड़ा ही दिखता है। तो देखो, अच्छा, इसके बाद अब आप मुझे स्कोर बताइएगा, स्कोर आपका कितना है? ये 12 क्वेश्चन थे, तो 12 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर कितना है? इसके क्या इस सेट के अंदर ना कम से कम भाई 7 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ठीक है, ये मैं मानता हूँ, 7 क्वेश्चन आपके कम से कम सही होने चाहिए। बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। दूसरी बात, क्या इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा? क्या अगर आपको लगता है अच्छा लगा, पहली बार आप देख रहे हैं या फिर दूसरी बार भी देख रहे हैं, लगता है कि यार चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर पढ़ाई जाती हैं, अनगिनत पढ़ाई, जितना आपको एक कमेंट आया था बच्चे का, उसके मन की आवाज़ थी कि सर जितना आप 1-1.5 घंटे के अंदर महामैराथन क्लास के अंदर जो टीचर पढ़ाते हैं वो आप मात्र 30 मिनट 20 मिनट की वीडियो में आप बता देते हैं। तो मेरा उद्देश्य आपने देखा, शुरू से एंड तक कोई फालतू की बात तो नहीं हुई, मेरा पूरा कंसंट्रेशन इधर ही था। अगर मैं ध्यान ही इस पर नहीं दूंगा, आपके फालतू बातचीत जो आपसे करता रहूंगा, तो फिर बताओ मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा। पॉइंट जो याद आना चाहिए, जो चीजें आपको बतानी चाहिए, उतने ही लेवल का बता रहा हूं, नहीं तो उपराष्ट्रपति का पूरा बहुत होने को तो बहुत कुछ होता है, वो चीजें आपके काम की नहीं है, जो जरूरी है सिर्फ उतनी ही। ठीक है, बाल्टी में से आप उतना ही जो है वो पानी निकाल रहे हैं जितना आपको पीने की जरूरत है, नहीं तो फैल जाएगा, वो किसी काम का नहीं आएगा। वैसे ही आपको पढ़ाने का भी एक सिंपल सा तरीका है। तो इसलिए बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपके कमेंट आते मुझे मिलते हैं। एक बच्चे ने कहा कि सर आप 2 दिन से नहीं पढ़ा रहे थे, आप कहाँ गए थे? तो रियली सही बताएं तो हमको समय जो है वो नहीं मिल पाता है, समय की बहुत कमी है। क्या समय की बहुत कमी है? दिन हो या रात हो, ड्यूटी दिन में भी होती है, रात में भी होती है। फिर आपको जो, अब ऐसा तो नहीं है कि मैं आपसे ऐसे बोल दूं कि मैं बिना पढ़ करके आपके सामने आता हूं, नहीं भाई, आपको पढ़ाने के लिए और मन से पढ़ाने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, ताकि कोई भी मिस्टेक जानबूझ के जो है वो गलती ना हो। बाकी अनजाने में अगर गलती होती है या सिली मिस्टेक्स, तो फिर आप कमेंट करके हमको बताते हैं, फिर हम आपके कमेंट को पिन भी करते हैं। हम चाहते नहीं है कि गलती जो है वो की जाए, बट हो जाती है, इतना लिखते हैं तो थोड़ा भी माइंड अगर इधर उधर स्लिप होता है, अपना आप ध्यान रखिएगा। बाकी देखो यार, अगर आप पहली बार हैं तो फिर आप ऐसा करिए, आप ले तो रही हैं टेक्स्ट बुक का, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट जो है बाय करेंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया हुआ है ना, उसका आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और पहली बार RCU कूपन कोड लगा के आप अपने सर को गुरु दक्षिणा
दे दीजिएगा। बस इतना ही, बाकी पूरा प्रयास करूंगा। अपना आप ध्यान रखिएगा, पढ़ाई लिखाई करिएगा और जो भी आपके नज़दीकी एग्जाम्स हैं उनको आप अच्छे से जो है तैयार करिएगा। क्लास कैसी लगी, अनुभव कैसा रहा आपका, चाहे मेरा भाई हो या बहन हो, सब अपना अनुभव कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, नमस्ते।